हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमें बहुत खुशी हो रही फिर से। इसलिए खुशी हो रही क्योंकि खुशी का राज भी आप ही हैं, जो हमें काफ़ी सपोर्ट करते आए हैं। मेरे दोस्त, आपको पता ही होगा कि मैं इंटर क्लास के पढ़ाता हूँ, जिसमें इंटर को हम हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। और अगर आपकी चाहत रही तो 10 का भी हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है हम लेकर आएंगे। अगर आपको 10 का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर आपके कोई भाई बहन है तो। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस चैप्टर का नाम था इंटर का चैप्टर नंबर 13 यानी कि 13 था हिंदी। ये देखिएगा, यही चैप्टर नंबर 13 हिंदी है, जो काफ़ी MVV आई है। M मतलब मोस्ट, अभी मतलब वेरी, फिर भी मीन्स वेरी, आई मीन्स इम्पोर्टेंट। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था। और ये हमारे इंटर यानी कि 12th का हिंदी बुक से है। आज हम इसका बता रहे हैं सब्जेक्टिव, क्योंकि हम कल इसका वीडियो बनाए थे। फर्स्ट वीडियो कल था मेरा, और आज इस चैप्टर का सेकेंड यानी कि दूसरा वीडियो है। जब हम इस चैप्टर को पहला वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएं, तो आपने हमारे इस चैप्टर का जो हम पढ़ाएं उस वीडियो को रातों रात वायरल कर दिया। इस बात की हमें बहुत खुशी है। जब हम सुबह मोबाइल को देखें, अपने चैनल को ओपन किए, खोलें, तो चौंका दिए हमको आप लोग, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर देंगे और इतना जल्दी जल्दी हमारे वीडियो को वायरल कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और अगर आप इंटर में बेहतरीन से बेहतरीन हिंदी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं और आप 2026 में फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारा जो क्लास होगा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप इस 13 चैप्टर नंबर 13 को, गांव का घर, जिसका लेखक है ज्ञानेंद्र पति, नहीं पढ़े हैं तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर। इस पर हम पहले ही एक वीडियो कल रात में डाल चुके थे और बेहतरीन तरीका से डाले हैं वीडियो को पढ़ाकर, जिसमें हम फुल्ली रूप से ग्रामीण भाषा को बताते हुए और ग्रामीण भाषा को बढ़ावा देते हुए हम ग्रामीण भाषा में ही बात किए हैं और पूरे चैप्टर को एकदम खाटी देहाती में पढ़ाए हैं। इतना ही नहीं, उस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसमें पूरा वीडियो अपलोड है। फिर आपको कोई भी क्लास इस चैप्टर से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के 4 भागों में बांट देते हैं, जिसमें से पहला भाग में हम चैप्टरों को पढ़ाते हैं, तो हम पहला भाग में चैप्टर को पढ़ा दिए हैं। ये दूसरा है, यानी कि इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। सेकेंड वीडियो में हम उसके सब्जेक्टिव को बताते हैं। तो आज इसमें जो भी सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन होगा सारे सॉल्व करवाएंगे। और फिर कल हमारा इस पर तीसरा वीडियो आएगा, जो इस चैप्टर का पूरा एकदम निचोड़ थ्योरी रहेगा। अगर आप थ्योरी पढ़ लिए ना बुआ, तो आपका ऑब्जेक्टिव एकदम 100% क्लियर है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर आप इस चैप्टर को ज़्यादा समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाइए और मेरा इस चैप्टर का पहला वीडियो को देखिए, जिसमें हम चैप्टरों को पढ़ाएं एकदम देसी अंदाज में गमछा लेकर। उसके बाद अगर आप सब्जेक्टिव को समझते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम इस चैप्टर में आपको क्या बताए थे जी? तो हम गांव और देहात, ये दोनों में गांव और शहर, ये दोनों में अंतर बताएं। गांव देहात दोनों तो सेम ही चीज़ हो गया, लेकिन हम गांव और शहरी इन दोनों की तुलना इसमें किए थे। इसका लेखक है ज्ञानेंद्र पति, और वो ज्ञानेंद्र पति ही ने लिखे इस चैप्टर को। हम एक माध्यम है, एक जरिया है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं तो आपके लिए तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से भी रहने वाले हैं तो इस चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़िए, ताकि आपको गांव के रीति रिवाजों के बारे में पता चल सके। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं हम इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में जो है, ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है
कवि के स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? स्मृति मीन्स होता है यादें, यानी कि याद। कवि की याद में अभी भी घर का चौखट, दरवाजा जो करे ना, इतना जीवित क्यों है? जीवित मतलब वर्तमान में अभी इतना क्यों है, यादगार क्यों है? आंसर देखते हैं जी। कवि की स्मृति में घर का चौखट इसलिए इतना जीवित है क्योंकि यह उनकी संस्कृति और बचपन की यादों से जुड़ी थी। गांव के घर का जो चौखट होती थी, वह घर की सीमा होती थी जिसके अंदर आने से पहले बुजुर्गों और पुरुषों को संकेत देना होता था। हाँ जी, हम चैप्टर में पढ़ाए हैं कि हमारे गांव का जो चौखट होता है, चौखट समझ रहे हैं, जैसे ये दरवाजा है और इसका ये चौखट है नीचे वाला, वही उसके अगर घर के अंदर आना होता तो पहले गांव में, तो अंदर प्रवेश करने से पहले बुजुर्ग लोग को खासकर आना पड़ता था। इस तरह से इस तरह से हमें खासकर आना पड़ता था ताकि अंदर में जो भी बहू बेटी हैं वो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, अपने पल्लू उल्लू को सीधा कर लें। जिस जैसे तैसे बैठे हुए हैं तो आराम से बैठ जाए, हर चीज को व्यवस्थित तरीके से रख सके ढंग से। या तो खासना नहीं तो फिर पैर के जो चप्पल को घिस कर आना पड़ता था, यानी कि कोई ना कोई हमें सारा संकेत देकर ही आना पड़ता था। ये हमारे गांव के रीति रिवाज था और इसलिए ये चौखट कवि को अभी भी याद है, क्योंकि उस समय कवि बच्चा थे, यानी कि उनका लाइफ बचपन था और इन सभी चीजों को देखकर आज वो बहुत याद कर रहे हैं। जी हाँ, तो पता चल गया ना, कवि की यादें स्मृति में अभी भी घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। और वो चौखट जो होता था वो एकदम घर की सीमा, यानी कि बॉर्डर होता था। घर में एंट्री करने से पहले उस बॉर्डर को पहले क्रॉस कीजिए और उस बॉर्डर को पार करने से पहले आप संकेत दीजिए। संकेत मतलब होता है कि आप इशारा दीजिए, किसी भी तरह से, आप बुजुर्ग हो तो या पुरुष हो, इशारा दीजिए, संकेत दीजिए, जिससे अंदर वाले को पता चल सके कि कोई बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। ऐसा ना कि अचानक डायरेक्ट अंदर घर में घुस जाए, पता चले कि किसी का पल्लू ठीक से नहीं ढका हुआ था, तो कोई खाना खा रहे थे, कोई ऐसे बैठल थे, कोई ऐसे बैठल थे, कोई ऐसे बैठल थे, और आपके आने के बाद हम जल्दी 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 तो पल्लू ठीक करे लगे। ऐसा गलती नहीं करना है। जब भी हम घर प्रवेश करते हैं तो कोई ना कोई हमें संकेत, इशारा दे देना, या गेट दरवाजे खटखटा देना है, या बाहर में चप्पल को घिस देना, या खास देना है। मतलब जिस तरह से हो सके हमें कुछ ना कुछ इशारा देकर ही चौखट से पार जाना चाहिए। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सब इसी चैप्टर का है, गांव का घर का ही चैप्टर है और इसी के बारे में हम सारे क्वेश्चन आंसर को भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कर हैं जी, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि इतना चिंतित क्यों है? पंच समझते हैं, हम चैप्टर में बताएं कि पहले के जमाने में पंच को परमेश्वर माना जाता था, यानी कि जो वहाँ के पंच सरपंच साहब होते थे उन्हें लोग भगवान की तरह पूजा करते थे। लोग इन्हें अल्लाह गॉड जो भी कहना सब कहते थे और गांव के जो भी समस्या आता था वो सब यहाँ पर निपटारा होता था। लेकिन आज हम पंचायती राज को भी खो दिया, पंच के जमाने को, पंच के हुक्म को हम हटा दिए, जिसके कारण आज हम लोग दर दर के ठोकरे खाते हैं, शहरों में जाकर, अदालतों में जाकर, थाना में जाकर। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर पंच परमेश्वर जब हट गया, खो गया, तो कभी इतना टेंशन में काहे है, काहे चिंता में इतना है? चलिए देखते हैं। पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कभी इतना चिंतित इसलिए है क्योंकि पंच परमेश्वर गांव के ताकत और नींव है। देखिए, सबसे पहले यहां तक समझते हैं। जब पंचायती राज का व्यवस्था चला गया, पंच अब नहीं रहे, तो पहला बात को लेकर कभी किस लिए चिंतित है, क्योंकि पंच एक परमेश्वर होते थे, यानी भगवान के रूप होते थे और गांव के ताकत भी होते थे। पंच साहब गांव के एक नींव होते थे, फाउंडेशन, बेस, एकदम मजबूती देने वाला जो होता है, एकदम
परमेश्वर के रूप में पंच होते थे गांव का, यानी सारे ताकत उसमें मिला हुआ है जो भी समस्या उसको निपटाने का। किसमें? तो पंच साहब में। गांव में जब कोई वाद विवाद होता था तो पंच परमेश्वर द्वारा पंचायत के माध्यम से हल कर लेते थे, लेकिन अब सभी न्यायपाल में जाते हैं। हाँ जी, गांव में जब किसी तरह का कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, चोरी चमारी, जो भी समस्या आता था उन सब का निपटारा उसी गांव में हो जाता था और वहां के पंच के द्वारा। पंच साहब जो होते थे मीटिंग लगाते थे, समूह टाइप का जो होता है, वहां पर गांव देहात के जो भी लोग होते हैं वहां एकत्रित होते थे। और अगर झगड़ा करने वाला जो भी है, वाद विवाद करने वाला जो भी है, वो दोनों आता था, एक तरफ वो रहता था, एक तरफ वो, दोनों पार्टी रहता था, और बीच में पंच साहब दोनों के बातों को सुनते थे, गांव वाले भी वहां सुनते थे, और अंतिम फैसला सुनाया जाता था कि किसकी मतलब गलती है और किसकी गलती नहीं है, और किसको सजा दिया, किसको सजा नहीं दिया जाए, या कौन इसका जुर्माना देगा, कौन मुआवजा देगा, सब वहां फैसला पंच साहब सुना देते थे। और ये पंच का हुक्म जो है वो अल्लाह का हुक्म होता है, यानी कि पंच आपको फैसला सुना दिया तो समझिए भगवान ने फैसला सुना दिया। ऐसा पहले के जमाने में होते थे, लेकिन अब लोगों ने पंच साहब का बात मानना बंद कर दिया, क्योंकि पंच भी अब उस लायक नहीं रहे जो एकदम दोनों बातों को सुनते हुए फैसला सुना सके। आज के पंच जो है एकदम लंठ हो गया है, दोनों के बात तो सुनेगा नहीं, किसी एक के बात सुनेगा, अगर दोनों के बात सुन भी लेगा तो देखेगा कि मजबूत पार्टी कौन है तो उसके तरफ ये पंच हो जाता है, और चाहे उसकी गलती हो या ना हो। इन्हीं सब गलतियों के कारण हम लोग पंच साहब को हटा दिए, और इसका हम लोगों को नुकसान यह है कि आज हम लोग न्यायपाल यानी कि कोर्ट में, अदालत में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और रुपया के रुपया, पैसे पैसे सब बुड़ा रहे हैं, जबकि पंच साहब के सामने कोई रुपया पैसा की जरूरत भी नहीं होता था और हर समस्या का निवारण हो जाता था जी। तो उम्मीद है कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा। अब आगे लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में आपको एक लाइन आता है, सबसे पहले कहीं पर आपको ये लाइन आएगा कि आवाज भी नहीं आती यहां तक ना आवाज की रोशनी की आवाज, यह आवाज क्यों नहीं आती है। ये थोड़ा लाइन जो है आप किताब में इसका क्वेश्चन आंसर में देख लीजिएगा, सब लिखा हुआ जैसे बुक में रहता वही क्वेश्चन हम लाइन बाय लाइन देते चल जाते हैं। हो सकता है कि आपके बुक में हो सकता है क्वेश्चन नंबर अलग टाइप का दिया हुआ होगा, मेरे क्वेश्चन 1 वाला उसमें 2 में, 2 वाला 3 में आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन सब आपको सेम मिलेगा। इसमें कहा गया कि ना रोशनी की आवाज आती है ना आवाज की रोशनी, आखिर ये आवाज क्यों नहीं आती। ये थोड़ा उठपटांग सा क्वेश्चन करा, लेकिन जब इसके हम आंसर को देखते तो हमारा डाउट क्लियर हो जाता। कर है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज, यह आवाज इसलिए नहीं आती क्योंकि सभी लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वह बिजली का बिल भर सके पाए और टीवी या ऑर्केस्ट्रा बजाकर उसका आनंद ले सके। देखिए इस किताब में जो हमारा दिगंत है पार्ट 2 है, उसमें ये गांव का घर चैप्टर है, इसमें ये लाइन बेहतरीन है। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि अब तो हमारे गांव में लाइट भी आ गई है, यानी कि पहले तो लालटेन से गुजारा चलाना पड़ता था, और बहुत सारे उस जमाने में जो दिया दीपक रहते तो उससे, लेकिन बहुत साल पहले हमारे गांव देहात में बिजली भी आ गई, लेकिन वो रहता है कम और जाता है ज़्यादा। यानी कि अगर 20 घंटे हमारा लाइट जा रहा है तो मात्र 4 घंटे रहेगा। अब 4 घंटा में आपको कुछ चार्ज करना है, जो लाइट चार्ज करना है जो भी, उतना ही में कर लीजिए। हालांकि वर्तमान में बिजली की दशा तो कुछ सुधर गई है, इसलिए हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे, हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम बिजली जब आई थी बहुत कम लोगों के पास था, फिर भी कुछ लोगों के पास था तो वो भी टिकता था कम और कटता था ज़्यादा। अभी भी वर्तमान में स्थिति ठीक है, फिर भी आप देखिएगा जैसे गर्मी का मौसम आता है, आप एकदम लाइट के मज़ा लेकर सोना चाहते तो जैसे पंखा चलाइएगा पता चला आधा घंटा में बिजली तो गुल हो गई।
एकदम बोरिया बिस्तर लेकर छत पर जैसे ही जाकर एकदम लगाइएगा बिस्तर, कटाक से नीचे लाइट आएगा। फिर दौड़ल आइएगा नीचे, फिर सुतिएगा, 10 मिनट में फिर कटेगा, फिर पटाख से ऊपर भागिएगा। यानी कि आपको आओ सनम जाओ सनम, आओ सनम जाओ सनम चलते रहेगा रात भर। कब नींद आया कब पते नहीं कुछ चलेगा। तो इसमें करें कि पहले के लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था कि बिजली का बिल भर पाए, और बगल में शहर में ही, गांव से कुछ दूरी पर शहर में रोशनी की पूरा व्यवस्था है। लोग वहां एकदम बिजली में रह रहे हैं, रोशनी में रह रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं, उनके जरूरत का जो भी सुविधा उसे मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन इससे शहर वाले को कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि वो इतना दूर में ही था कि यहाँ तक ना तो उसका प्रकाश आ पाता था ना ही रोशनी। और गांव देहात में जिन लोगों के पास है वह बड़े और पैसे वाले लोग हैं, जो छोटे और गरीब लोगों को से दूर रहते हैं। अब गांव देहात में अगर थोड़ा बहुत जिन लोगों के पास बिजली था भी, तो बिजली बाबू पैसे वाला था। यह कारण गांव देहात में गरीब लोगों को दूर रखता था पैसे वाला, और इसका मान मर्यादा नहीं करता था। इसके पास बिजली है, टीवी है, जो भी इसका आनंद केवल वही उठाना चाहता था। अगर आपका उम्र 20 से 30 साल के बीच है, तो आपको अंदाजा मिल गया होगा कि 10-12 साल अगर पहले जाते हैं, तो आपके पास जब टीवी नहीं रहता होगा तो आप किसी के पास देखने जाते होंगे, वो बंद कर देता होगा या भगा देता होगा या किसी तरह से बहाना बना के बंद कर देता होगा। कहता था कि लाइट कट गई, मतलब उसका अपना एक रुतबा था कि हमारे पास है तो है, किसी के पास नहीं। घमंड था। शुक्र है उस खुदा का जो आज हर घर में बिजली दे रखे हैं, हर घर में सीडी हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप, इन सभी चीज़ों का व्यवस्था लगभग 80% घर में है। अब ऐसी समस्या नहीं आती है, लेकिन पहले ऐसी समस्या थी। और हम बात कर रहे हैं पुराने ज़माने के, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है गांव का घर। इसका लेखक है ज्ञानेंद्र पति। अगर आप बार बार भूल जाते हैं कि गांव के घर के लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा, गांव के घर के जो होते हैं पति, वो कैसे होते हैं, तो ज्ञानी होते हैं। एकदम आप उनको बुड़बक नहीं बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि गांव के जो घर के होते हैं पति, वो कैसे होते हैं, तो एकदम ज्ञानी होते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्र पति होते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें याद रखिएगा। उम्मीद है बाबू कि आपको अभी ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बहुत जल्द हम इसे इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपको 4 का है। अब आपको हम लेकर चल रहे हैं, इससे पहले जो हम बताएं वो क्वेश्चन नंबर हम 3 तक बता दिए हैं। गांव का घर चैप्टर का नाम है और इसका हम 3 तक बता दिए हैं क्वेश्चन आंसर, यानी सब्जेक्टिव। तो आते हैं 4 में लेकर। अब 4 को पहले समझते हैं कि क्या कर रहा है। इससे पहले वीडियो जो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, उसमें वीडियो थोड़ा टेढ़ा हो गया किसी कारण से, तो इसलिए आप किसी तरह से वीडियो को बड़ा करके मोबाइल में देख लीजिएगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रयास किए कि इसमें टेढ़ा ना हो। जी हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं कि आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है। तो आइए समझते हैं करा। आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का यह अर्थ है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग कैसे हैं, गरीब हैं, उनकी खुशी अमीर लोगों के सामने दब जाती है। आवाज के अंदर एक ताकत छुपी हुई है जिससे वह दूर तक किसी को भी सावधान कर दे। हाँ जी दोस्तों, तो आपको बता रहे थे आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज नहीं आती। इसका अर्थ आपको हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि अब गांव में जो है सुविधाओं की कमी है, लाइट बिजली की कमी है, लेकिन शहरों में सब कुछ है, लेकिन वह इतना दूर पर है जिसका फायदा हम लोगों को नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ जो रोशनी है, लाइटें हैं, वो हमारे गांव तक नहीं आ सकती है उसकी रोशनी, या तो वहाँ जो धुन बज रही है, संगीत बज रही है, उसकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुँचता है। क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं, यानी कि जो पैसे वाले होते हैं, उनका खुशी जो होता है, एकदम अमीर लोग का जो खुशी होता है, वो दबा देता है किसके खुशी के,
गरीब की खुशी को। कैसे? आप एग्जाम्पल में देखिए कि बगल वाले में अगर कोई बर्थडे मना रहा है या तो शादी विवाह का समारोह है तो 2 लाख रुपया खर्चा करता है, 4 लाख रुपया पूरे जो भी शुरू से अंत तक विवाह या बर्थडे के समापन में। गरीब को जितना जुड़ता वहां तक कर लेता है, 5,000, 2,000, 4,000 या तो 1,000 में तो पूरे बर्थडे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, कुछ घर वाले ऐसे हैं। लेकिन जबकि इसके बगल में अगर किसी का बर्थडे होता है तो 1,000 में सेलिब्रेट नहीं करते, 1,000 का तो केवल केक ही ले आते हैं और ना जाने कि उसके ऊपर कितना लाखों रुपया भी खर्च कर देते हैं। इससे बगल वाले को क्या लगता है कि हम कल मनाए, इससे अच्छा ये मना रहा, अब हमारा कोई वैल्यू नहीं रखेगा। यानी कि अक्सर अमीर लोग जो होते हैं गरीबों की आवाज को दबा देते हैं, चाहे जिस रूप में होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यही कर रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा, कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? शोक गीत आपको हम जब चैप्टर पढ़ाए पहला वीडियो में तो हम पहले वीडियो में समझा दिए थे कि शोक गीत क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सैड सॉन्ग भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैड सॉन्ग कहते हैं, जो आजकल के युवा ब्रेकअप होने पर गाते हैं। देख रहे हैं कितना खतरनाक खतरनाक गाना सब आजकल निकाल रहे हैं ब्रेकअप होने पे। तो वही कह रहा है, कविता में किस शोक गीत की बात है? शोक मतलब दुख प्रकट करने वाला गाना, जबकि पहले जमाने में लोकगीत चलते थे जो आप पूरे परिवार के सामने सुन सकते हैं। पहले भी सिंगर होते थे और पहले भी गाना बजाए जाते थे, अपना अपना अलग व्यवस्था, अलग टेक्नोलॉजी के अनुसार। और आज भी सिंगर है, आज भी अलग अलग ढंग से गाने निकाल रहे हैं। लेकिन आज इतना मतलब रफ गाना कुछ है जो आप पूरे परिवार के सामने नहीं सुन सकते हैं, जबकि पहले में ऐसा कोई शिकायत नहीं थी। तो यही करें कि शोक गीत का क्या अर्थ होता है, कविता में किस शोक गीत की चर्चा है। तो देखिए करें, पहले के जमाने में क्या होता था, होरी, चैती, विरहा, आल्हा, इन सभी लोकगीत, ये सब क्या है? लोकगीत। लेकिन इनकी दुर्गति को देखकर कवि दुखी है। मतलब कवि देख रहे हैं कि पहले सीजनली सॉन्ग हुआ करता था, सीजन सीजन पर हर तरह के गीत गाने का प्रोग्राम होता। जैसे होली है तो होली में अलग होली का ही गीत बजेगा, नवरात्रि में देवी माँ का ही गीत बजेगा, छठ पूजा में छठ का ही बजेगा, हरियाली छा गए, अच्छा से किसान लोगों को मतलब फसल उपज जाता, अपने घरों तक आता था, तो उस समय अलग तरीका से सेलिब्रेशन किया जाता था। लेकिन अब वो सब क्या हो गया? खत्म, यानी कि उसकी दुर्गति हो गई। और यही सब दुर्गति को देखकर कवि काफी क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। आज आधुनिक संस्कृति में, आज के समय में, जो आज के जमाना में लोक गीतों के जन्मभूमि में ही उसे विकट स्थिति में पहुंचा दिया, करा कि ये वही जन्मभूमि है जहां हर घर में लोक गीत गुंजा करता था। लेकिन आज वही दुनिया, वही संसार है, वही भारत है जहां पर लोग एकदम सैड सॉन्ग ला दिया हर चीज में। आप भक्ति को सुनिए उसमें सैड सॉन्ग है, आप घर का कोई सॉन्ग सुनिए उसमें सैड सॉन्ग है। मतलब आप यहाँ तक निर्गुण को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, निर्गुण में भी सैड सॉन्ग डाल दिया। भाइयों, किसी के जीवन का अंतिम क्षण है, उसे शोक गीत के तरह ही मनाया जाता है और गाया जाता है। लेकिन लोगों ने उसमें भी बदलाव लाकर उसे भी क्या कर दिया है? सैड सॉन्ग। बहुत सारे वर्तमान में आप ऐसे देख रहे होंगे गाने को। इसलिए कवि ने किसकी बात की है जी? तो शोक गीत की बात की है। आते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 करा, सर्कस का प्रकाश बलौआ किन कारणों से मरा होगा? आपको बता दिए थे कि पहले गांव देहात में सर्कस वाले भी आया करते थे, जिसके कारण हम लोग को टाइम पास भी हो जाता था, अच्छा खासा मनोरंजन भी मिल जाता था और किसी का रोजी रोजगार पेट भी चल जाता था। लेकिन अब वो पुराने संस्कृति की जो भी सिस्टम है, पुराने जमाने की जो भी चीज़ है, वो सब धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म। आखिर क्यों खत्म हुआ होगा? बहुत सारी चीज़ गायब हो गया होगा। आप बचपन में अगर किसी को याद है तो देखिएगा, पहले जब टीवी बहुत कम हुआ करता था तो हम लोग मेला वगैरह में जाते थे तो वहाँ देखते थे एक मशीन टाइप का कुछ रहता था, उसे उसका नाम हम भूल रहे हैं, बचपन में 10-15 साल पहले करें। उसमें क्या होता था, एकदम ऐसे आँख से देखो और वहाँ बगल में ऐसे ऐसे रील चलता था और उसमें ऐसे ऐसे भागते जाता था, बहुत कुछ दिखाता था। जैसे कि उसमें कोई हीरो को दिखा रहा, कोई हीरोइनी को, कभी हिरन के, कभी सिंह के,
इन सभी तरह का चीज़ों को दिखाया करता था। उसका नाम हम तो अभी भूल रहे हैं, अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर याद दिला दीजिए लिख के। तो वो सब अब धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो गया। तो आखिर यहाँ बात सर्कस की है कि आखिर सर्कस वाले क्यों गायब हो गए। तो देखो, सर्कस का प्रकाश बुलौआ बहुत सारे कारणों से मरा होगा मतलब गायब हो गया। सर्कस आने का पहले बहुत सारा अच्छाई था, लेकिन अब नहीं आने का बहुत सारा कारण हो सकता है जिसके वजह से नहीं आ रहा है। अब पहला, दूसरा, तीसरा अगर कारण ढूंढिए तो बहुत सारा कारण हो सकता है जिसके कारण आज हमारे गांव देहात में कहीं भी कोई सर्कस वाले नहीं आते हैं। लेकिन हम उन्हीं कारणों को यहाँ डाले हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार से है। हालांकि यहाँ एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितने दूर से आता है। तो आपको पहले ही बता दिए थे कि 10 कोस से। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, प्रकाश बुलौआ कितने दूर से आया, 10 कोस की दूरी से आया। हाँ जी। तो अब इसका हम बहुत सारे कारण बता रहे हैं कि आखिर हमारे अब गांव देहात में सर्कस वाले क्यों नहीं आते हैं। पहला कारण हो सकता, पहले गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए लोग सर्कस की ओर ज़्यादा आकर्षित होते थे। पहला कारण ये भी है कि पहले सर्कस वाले इसलिए आते थे गांव में क्योंकि गांव में बिजली नहीं था, लाइट नहीं थी, जिसके कारण लोग मोबाइल, गाना बजाना, टीवी, सीडी ये सब का बहुत कम चलन था, बहुत कम प्रचलन था। केवल पैसे वाले के पास ये सब सुविधाएं होती थी। इसलिए सर्कस वाले जब आता था सब अपना काम धाम छोड़ के उसको देखने में लग जाता था, क्योंकि घर में तो कोई ऐसा मनोरंजन का चीज़ है ही नहीं, साधन है ही नहीं। तो किसी तरह टाइम पास करना, उतना काम भी नहीं है कि आपको 30 दिन काम मिलते रहे। तो लोग जाकर सर्कस ही देख लेता था, उसे लगता था ये तो कुछ नया है। लेकिन अब बिजली आ गई है, अब जो है हमारे समाज में गांव देहात में सब जगह बिजली आ गई है, जिसके कारण लोग अपना सारे मनोरंजन, सारे सर्कस सब कुछ घर में देख लेते हैं। आजकल तो फोन आ गया है और उसमें हर चीज़ देख लेते हैं। क्यों जाएगा सर्कस देखने के लिए, क्योंकि वहाँ से अच्छे यहाँ इंजॉय हो रहा है। आप देख रहे हैं ना आजकल तो मतलब क्या ज़माना है यार। आजकल तो बहू का रील्स सास देख रहे हैं, ससुर देख रहे हैं, तो सास ससुर का रील्स बहू देख रहे हैं, बेटी का रील्स बाप देख रहे हैं। पता नहीं ये चल क्या रहा है समाज में, कुछ पता नहीं। लेकिन इन सभी के पीछे एक ही कारण छुपा हुआ है, वो है पैसे की लत। सभी इंसान को आज पैसे की तलब है, जिसके कारण वो जितना हद तक सीमाएं को पार कर सकते हैं। बताया था ना, घर का चौखट एक सीमा होता था, लेकिन उस चौखट को आज लोग पार कर चुके हैं। क्योंकि आप आसपास ही देख लीजिएगा कि बहू के रील्स एकदम कितने एंजॉय से आजकल के ससुर भी देख रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि हाँ इसमें आखिर कौन प्रोग्राम, डांस जो भी हो रहा है। सच्चाई है, कुछ को कड़वा लगेगा, लेकिन ये समाज की सच्चाई। आज उसके घर में, कल उनके घर में, परसों हमारे घर में भी हो सकता है, चौथा रोज उसके घर में भी। हम इसे टाल नहीं सकते, बस यही कर सकते हैं कि एक कदम उठा सकते हैं जिसमें कुछ बदलाव आ सके। और बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से किया जाता, ना कि दूसरे से। जब भी हम दूसरे को बदलना चाहेंगे तब हम खुद पीछे रह जाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए, जो अच्छा चीज़ है उसे अपनाइए, लेकिन पहले खुद अपनाइए। अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो खुद ही देख देख कर अपना लेगा। जी हाँ। तो आगे पता चल गया कि पहला कारण क्या, जिसके कारण अब सर्कस वाले नहीं आते। तो पहला कारण यही है कि अब गाँव देहात में बिजली की सुविधा हो गई, उसको हर इंजॉयमेंट अब घर में ही हो रहा है, हर तरह की वीडियो घर में देख रहे हैं बैठे बैठे। तो सर्कस को क्यों देखेगा, आपको नहीं देखेगा तो सर्कस वाले क्यों आएगा फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए। और क्या कारण होगा, और गांव का वेशभूषा, रहन सहन और परंपरा सब कुछ बदल गया है। अब गांव में भी सभी सुविधाएं आ रहे हैं। देखिए, अब गांव के लोगों का पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल, तौर तरीका, हर चीज बदल गया है। लोग एकदम माइंडियर भी हो गए। आज कोई सर्कस चाहे कुछ भी दिखाएगा तो आज के लोग मतलब आसानी से उसको पकड़ लेगा कि हाँ तुम 1 रुपये से 2 रुपये कैसे बनाया, या तुमने शाम को कैसे कटाया, चाहे जो भी सर्कस वहाँ दिखाएगा। तो आज के नौजवान लोग उसको आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है। और इंटरनेट पर एक चीज़ दिखाया जाता है कि अब तुमने पानी से आग कैसे लगाया। आप तो पहले वाले लोग कम पढ़े लिखे होते थे, जिसके कारण हर चीज़ को जादू समझते थे। लेकिन आज के लोग साइंस पढ़ रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट जानते हैं, वो जानते हैं कि हाँ एक सोडियम नाम की कोई चीज़ होती है, उसे जब हम पानी में डालते हैं तो वो आग लग जाती है।
जबकि पहले जब यही चीज़ों को दिखाता था तो हम लोग या जो भी थे बचपन में इसको जादू समझते थे। उन्हें लगता था क्या जादू है, पानी से तो आग बुझती है, लेकिन ये तो पानी से और उल्टा लगा दिया। यानी कि जो भी जादू होता है वो एक ट्रिक होता है, एक मैजिक होता है। और आजकल के साइंस के लोग और पढ़े लिखे लोग आसानी से उस मैजिक को पकड़ लेता है, जिसके कारण कई जगह पर जादूगरों को बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता है। तो कोई भी अपना बेइज्जती कराने के लिए क्यों आएगा। और क्या है, अब गाँव वालों का झुकाव शहर की ओर हो गया है। अब देखिए गांव वाला भी अब गांव में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। पहले गांव के मकान कच्चे हुआ करते थे लेकिन इंसान सच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज गांव का मकान पक्के हैं लेकिन इंसान कच्चे हो गए, झूठे हो गए। उनका बात का कोई वैल्यू नहीं है। कब क्या प्रॉमिस कर लेंगे, कब क्या प्रॉमिस को तोड़ देंगे, उसका कोई बात का वैल्यू ही नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है कि आप प्रयास कीजिए, एक नया कदम की शुरुआत, एक नया कदम उठाइए जिसमें हमारा समाज पिछड़ा जो भी है वो फिर से हमारे दुनिया में वापस आ सके। हम लोग एक ज़माने में सुना करते थे, अभी भी पढ़ा करते हैं कि पहले आदि मानव हुआ करता था। आदि काल के जो होते थे वो सब एक धरती पर जब आए थे तो उनके पास केवल शरीर में रोए थे, कोई बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। और धीरे धीरे हम लोग मनुष्य विकास करते 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 आज इतना विकसित हो गए कि हम लोग ठीक ठाक से कपड़े भी तो कम से कम पहनकर अपने बॉडी को ढक रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास दोहराता है, पहले लोग नंगे हुआ करते थे, धीरे धीरे हम लोग कपड़े पर आए, अब फिर कपड़े से धीरे धीरे सब कहाँ जा रहे हैं, नंगे होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना किस तरह से समाज में कपड़े वस्त्र चल रहे हैं। गाँव में तो अभी भी बहुत कुछ तक सुधार है, लेकिन शहरों में जाए धीरे धीरे क्या चेंजिंग आ रहा है। इस स्थिति के अनुसार से आप 2050 के बाद देखिएगा तो मतलब लोग नंगे घूमने में भी शर्म नहीं करेंगे। आज हो रहा, बहुत सारे एक्टर क्रिकेटर बहुत लोगों के बारे में सुनते हैं कि नंगे फोटो खिंचा रहे हैं, तो अपने मतलब पर्सनालिटी को बढ़ा रहे हैं। आप फैशन के नाम पर, पर्सनालिटी के नाम पर, एडिटिंग के नाम पर, किसी भी नाम पर आप फिर से तो आदिकाल में जा रहे हैं ना। फिर से तो हम उसी दुनिया में जा रहे हैं जिस दुनिया से हम लोग वापस आए हैं। लोगों ने पहले टिप्पा लगाना शुरू किया, लेकिन इसे छोड़कर, टिप्पा को छोड़कर लोग आ गए साइन पर। अब साइन करने लगा, टिप्पा को गायब कर दिया और फिर लोग टिप्पा पर ही आ गए। आज आप देखते हैं आधार सेंटर पर जाए, बैंक में जाए, कहीं भी तुरंत टिप्पा लगाओ। अरे उसका नाम केवल बदल दिए हैं। आप उसका नाम कुछ भी मंत्रा कह दीजिए, चाहे जो भी मार्फो कह दीजिए, कुछ भी उसका नाम बदल के रख दिए, लेकिन लगाना तो हमें ठप्पा ही पड़ रहा है ना। हमने ठप्पा से शुरुआत किया तो ठप्पा को हटाकर सिग्नेचर लाया, और सिग्नेचर के ला के फिर तो हम टप्पे पर आ गए हैं। इसी को कहते हैं इतिहास अपने आप दोहराता है। जो घटनाएं पहले हो रही थी बहुत अच्छे परंपरा थे सब कुछ, लेकिन आज हम उससे हटा रहे हैं, धीरे धीरे फिर वापस हम वही दुनिया में आना पसंद करेंगे। वरना हम लोग की जो दुनिया थोड़ा बहुत सुधरी है, ये धीरे धीरे ये भी दुनिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो टिप्पा की बात हो, इस सिग्नेचर की बात हो, हमारे कपड़े की बात हो, चाहे जिन चीज़ों की बात है, कहते हैं ना कि इंसान का जो है नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। सिग्नेचर मतलब साइन और नेचर मतलब व्यवहार स्वभाव। तो बउआ नेचर और सिग्नेचर ये दोनों कभी नहीं बदलती। लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन मेरा कहना कि नेचर सिग्नेचर दोनों बदलता है। बस अगर चोट दिल पर लगता है तो नेचर बदल जाता है, और वही चोट अगर उंगली पर लगता है तो सिग्नेचर बदल जाता है। यानी कि दुनिया में आए हो तो बदलाव करना है। ऐसा नहीं कि जब आप इस धरती पर आए तो आपके परिवार में कोई फर्क ना दिखे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उसको धरती पर आने या ना आने से कोई फर्क नहीं दिखता है, क्योंकि इतना बेरोजगारी में बेचारा जी रहे हैं कि घर वाले को आपको आने से कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा यही हो रहा होगा कि बस 5 किलो अनाज आपके नाम से एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। अगर आपके घर में पहले 10 किलो मिल रहा होगा तो आपके आने से 5 किलो बढ़ गया, 15 केजी हो गया। क्या हम धरती पर केवल राशन कार्ड और आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने आए, और हम अपने क्या एक रोजी रोजगार को नहीं अपना सकते हैं? क्या अपने संस्कार को नहीं लोगों में बढ़ सकते हैं? अरे इसकी शुरुआत कहीं से भी करने वाले जो होते वो किसी चीज़ों की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, और नहीं करने वाले के लिए पूरी ज़िंदगी जो है ना खाली पड़ जाता है, और करने वाले पूरी ज़िंदगी भरा होता है। तो चलिए, हम उस काबिल तो नहीं हैं कि हम आपको ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। बस हमारे मनों में जो आया आपको कुछ
प्रोवाइड कर दिए। बस आशा नहीं बल्कि पूरा उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारे वीडियो में लगे रहेंगे। और इस चैप्टर जो है गांव का घर, इसका हम अभी ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व करवा दिए हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके आगे भी क्वेश्चन आंसर है, हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे जो भी है हम कल वाले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी है नोट्स, आप उसे कॉपी में ज़रूर उतार रहे होंगे और एक फेयर कॉपी बना रहे होंगे। बाकी आपको यहाँ तक ले थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।